का टॉपिक ये थोड़ा सा डिफरेंट है और ए लेवल्स में नया भी है, तो कहते हैं यार ये टॉपिक तो बड़ा मुश्किल है, बिकॉज दे weren't एक्सपेक्टिंग के एंजाइम में कोई ऐसी टेक्निकल चीज भी हो सकती है। खैर, इनहिबिटर किसे कहते हैं? एज द नेम सजेस्ट के दोज एजेंट्स which can slow down or stops activity of enzyme are called inhibitor। वो चीजें जो एंजाइम की एक्टिविटी, देखो अब तक तो हम देख रहे थे कि बढ़ाते कैसे, अगर कोई ऐसा फैक्टर है कि जो एंजाइम एक्टिविटी को कम कर दिया है, तो वो एजेंट्स जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर सकते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं, ऐसे एजेंट्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? इनहिबिटर्स कहते हैं। ठीक हो गया? अब इनहिबिटर्स जो हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स। एक को हम कहते हैं बेटा कंपैटिटिव इनहिबिटर्स और दूसरे को हम कहते हैं नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर्स। एक को हम क्या कहते हैं? कंपैटिटिव इनहिबिटर्स और दूसरे को कहते हैं नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर्स। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर कंपैटिटिव इनहिबिटर्स? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आइए समझते हैं। बल्कि इसको अलग से हेडिंग बना लेते हैं। बेटा एज द नेम सजेस्ट व्हाट आर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बात बड़ी फटाफट समझ में आ जाएगी। लेट्स से दिस इज एन एंजाइम मॉलिक्यूल एंड दैट्स राइट हियर इज इट्स एक्टिव साइट। बेटा कंपैटिटिव इनहिबिटर क्या होता है, इसको समझने के लिए यूं समझें कि दिस इज द एक्चुअल सबस्ट्रेट, दिस इज द सबस्ट्रेट this is the actual substrate that will attach here. Competitive inhibitor is the duplicate substrate, is the fake substrate, is the fake substrate or duplicate substrate that looks like original substrate. क्या मैंने कहा? Competitive inhibitor is the molecule, competitive inhibitor is the molecule which looks like original substrate, and actually what happens is that it competes with original substrate to get attached to active site. क्या मतलब है? मेरी बात समझना जरा। हेलो, इसलिए compete करे to get attached on the active site, to get attached on active site। ठीक है जी, ऐसा
इनहिबिटर मॉलिक्यूल जो एक्चुअल सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पीट करे टू गेट अटैच टू एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम। अब सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि मैंने कहा था कि फेक सबस्ट्रेट, इट इज अ लुक अलाइक ऑफ ओरिजिनल सबस्ट्रेट, इट इज लुक अलाइक ऑफ ओरिजिनल सबस्ट्रेट। तो व्हाट हैपेंस इज, लिसन केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, तवज्जो हटी घटना घटी, तवज्जो रखना बेटा। मान ले ये एंजाइम का मॉलिक्यूल है, बल्कि इसको थोड़ा सा खूबसूरत बना लेते, आ गई। मान लें कि ये एंजाइम का मॉलिक्यूल है और एंजाइम के इस मॉलिक्यूल के सामने जी आयशा कामरान आ गई आप? बेटा आपको क्लास का टाइम भी पता था, सब कुछ पता था, फिर लेट क्यों हो गई हो? सॉरी सर, मैं सो रही थी। वाह 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 वाह, सो रही थी मेरी बच्ची। अच्छा अब तवज्जो रखो, कंपैटिटिव इनहिबिटर कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, यहीं पर छोड़ा था। आज इस चैप्टर की सबसे अहम डिस्कशन होने वाली है, और अल्लाह करे कि आप जल्दी समझे तो मैं पूरा फेल दूं इस चैप्टर को। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो हमने क्या किया, कंपैटिटिव इनहिबिटर इज अ लुक अलाइक ऑफ ओरिजिनल सबस्ट्रेट। तो मान लें कि यहाँ जो मैंने डायग्राम में दिखाए सारे ओरिजिनल सबस्ट्रेट है, एंड ऑल ऑफ देम वांट टू अटैच एट दिस प्लेस। Now what happens is that we provide it with, let's say, fake substrate which is look alike of original substrate. It is, जो इसकी शेप होती है वो बिल्कुल ओरिजिनल सबस्ट्रेट से मिलती जुलती होती है। Let's suppose we supply this enzyme with competitive inhibitor which is look alike of original substrate. Now they both, the original substrate and the competitive inhibitor, will compete to get attached to enzyme. Sir? active site of enzyme. Yes or no? Yes. Now this competition, who will win this competition? This totally depends upon concentration. This competition will be win by that substrate, that substance जो concentration में ज्यादा होगा। मिसाल के तौर पर let's imagine कि इस वक्त fake substrate की concentration ज्यादा है, मैंने मॉलिक्यूल भी ज्यादा बनाए, तो what happens, what we'll see that fake substrate or with the competitive inhibitor will win the competition and it will not allow original substrate to combine with active site. मेरी बातें बहुत गौर सुनना, बहुत बारीक बारीक बातें इसके अंदर। And let's imagine कि जो fake substrate है वो यहां पर अटैच हो गया। अब जब फेक सबस्ट्रेट ओरिजिनल एक्टिव साइट पर अटैच हो गया, आप जानते हैं एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन, यस और नो? तो एंजाइम्स कैन ओनली form enzyme substrate complex with original substrate, yes or no? Yes. Yes. But what happens is that fake substrate or the competitive inhibitor will physically occupy the active site. It will physically occupy the active site. So although it will not be able to form enzyme substrate complex, although it won't be able to form enzyme substrate complex, but it will physically occupy the active site. अब अगर active site physically occupy हो गई, भले से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बना, तो जब ओरिजिनल सबस्ट्रेट आएगा तो उसके लिए तो एक्टिव साइट अवेलेबल ही नहीं है। और हम पीछे भी ये बात कर चुके हैं कि अगर ओरिजिनल सबस्ट्रेट के लिए एक्टिव साइट अवेलेबल नहीं होगी तो एंजाइम एक्टिविटी कैसे होगी, यस और नो? Yes. So by this mechanism, by physically occupying the active site, by winning the competition from original substrate, this substrate blocks the active site either completely or partially. अब चाहे वो पार्शियली ब्लॉक करे, कंप्लीटली ब्लॉक करे, अब जो ओरिजिनल सबस्ट्रेट है वो अटैच नहीं हो पा रहा है, या अगर हो रहा है तो बहुत थोड़ा सा अटैच हो रहा है। क्या ख्याल है? अगर हो रहा है तो बहुत थोड़ा सा अटैच हो रहा है, तो एंजाइम एक्टिविटी जो है वो क्या अपने ऑप्टिमम पर हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। क्या ख्याल है भाई? जब तक एक्टिव साइट मुकम्मल सैचुरेट नहीं होती, हम पढ़कर आए ना कि एक्टिव साइट जितनी ज्यादा सैचुरेट होती जाएगी एंजाइम एक्टिविटी उतनी ज्यादा होती जाएगी, यस और नो? Yes. Yes, sir. तो अगर फेक सबस्ट्रेट ने, डुप्लीकेट सबस्ट्रेट ने, 2 नंबर सबस्ट्रेट ने
उस जगह को फिजिकली कब्जा कर लिया है, ऑक्यूपाई कर लिया है, तो अल्टीमेटली हम क्या देखेंगे कि जो ओरिजिनल सबस्ट्रेट है वो फिजिकली, देखो मैं मेरी बात पे गौर करना कि मैंने ये नहीं कहा कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, नहीं, बिकॉज़ एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, दे विल ओनली फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स विद द ओरिजिनल सबस्ट्रेट, बट हियर क्या हो रहा है, यहाँ पर फिजिकल जो है ना वो फिजिकली ऑक्यूपाई करने की वजह से ओरिजिनल सबस्ट्रेट कैन नॉट अटैच टू दिस साइट, एंड दैट्स द मैकेनिज्म बाय व्हिच एंजाइम एक्टिविटी विल बी स्लोड डाउन. इज दैट क्लियर? Yes, sir. नाउ दिस सर ये मैकेनिज्म हम यूज कब करते हैं? मैं बता रहा हूँ, मेरी जान रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ, दो मिनट समझ लो. मैं बिल्कुल अभी क्लिनिकल एग्जांपल दूंगा, तबीयत खुश हो जाएगी आपकी. अच्छा, अब इमेजिन कीजिए ये फेक सबस्ट्रेट आके यहाँ लगा हुआ है. अब ये लगा रहा, अब हर सबस्ट्रेट की, हर चीज की एक हाफ लाइफ होती है, उसके बाद वो ब्रेक डाउन हो जाता है. तो आप इमेजिन कीजिए कि फिजिकली वो ऑक्यूपाई किया हुआ, तो उसने अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि जो फेक सबस्ट्रेट है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन गिरना शुरू होगी, ब्रेक डाउन होना शुरू होगा. और जैसे जैसे ये ब्रेक डाउन होना शुरू होगा तो ओरिजिनल सबस्ट्रेट वाज देयर वेटिंग फॉर इट्स टर्न. आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर गिरेगी, तो अल्टीमेटली फिर ओरिजिनल सबस्ट्रेट के लिए जगह खाली होना शुरू होगी, ओरिजिनल सबस्ट्रेट दोबारा से अटैच होना शुरू होगा और एंजाइम एक्टिविटी विल ग्रेजुअली बी अचीव्ड. इज दैट क्लियर? फेक सबस्ट्रेट की टूटने लग जाएंगे बेटा, हर चीज की एक हाफ लाइफ होती है, कोई चीज भी कांस्टेंट नहीं होती. समझ में आ रही? कोई चीज भी बॉडी, अब ऐसा तो नहीं होता कि आपने खाना खा लिया, वो खाना आपकी बॉडी में हमेशा मौजूद ही रहेगा, वो ब्रेक डाउन हो जाता है. इवन कि अगर आपने कोई मेडिसिन खा ली, तो वो मेडिसिन भी ऐसा तो नहीं होता कि पैनाडोल एक दफा खा ली, जिंदगी भर के लिए अब जरूरत नहीं पड़ेगी. भाई पैनाडोल की एक हाफ लाइफ है, उसके बाद पैनाडोल खत्म हो जाएगी, बॉडी इसको तोड़ देती है, फिर दोबारा पैनाडोल खानी पड़ती नहीं करनी पड़ती? जी, खानी पड़ती. तो बिल्कुल इसी तरह से जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की जो एक्टिविटी है वो टोटली कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है. जब कंसंट्रेशन इसकी ज्यादा थी, वो अटैच हो जाएगा ग्रेजुअली आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स हाफ लाइफ. जब वो वहां से ब्रेक होना शुरू होगा तो जगह दोबारा से खाली होना शुरू हो जाएगी, और स्लोली एंड ग्रेजुअली जो ओरिजिनल सबस्ट्रेट होगा उसको चांस मिलेगा टू गेट अटैच्ड टू द एक्टिव साइट, एंड एक्टिविटी दोबारा से बहाल होना शुरू होगी. खुलासा यहां पर तुम्हें समझाना ये है कि अगर मान लो कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर नहीं है, कंपैटिटिव इनहिबिटर नहीं था, तो ओरिजिनल सबस्ट्रेट ने आना था और आके लेट्स सपोज 20 मिनट्स के अंदर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाना था. 20 मिनट्स के अंदर प्रोडक्ट में क्या हो जाना था? कन्वर्ट हो जाना था. लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ कंपैटिटिव इनहिबिटर क्या हुआ कि कंपैटिटिव इनहिबिटर ने सबस्ट्रेट के अटैचमेंट को क्या कर दिया? स्लो डाउन कर दिया, ब्लॉक कर दिया, और लेटर ऑन पे सबस्ट्रेट थोड़ा थोड़ा करके अटैच होगा. तो अल्टीमेटली जो एक्टिविटी 20 मिनट में हो रही थी ओरिजिनल सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में, अब जब कंपैटिटिव इनहिबिटर आ जाएगा वो एक्टिविटी को डिले करेगा. देखो, एक्टिविटी उसने कंप्लीटली रोकी नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बताया, आफ्टर कंप्लीटिंग अ सर्टेन हाफ लाइफ एक्टिविटी दोबारा से रिज्यूम होगी. लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस नाउ कि जो एंजाइम एक्टिविटी 20 मिनट में अचीव हो रही थी, वो एंजाइम एक्टिविटी हो सकता है कि अब 2 घंटे में अचीव हो रही हो. इज दैट क्लियर? जो एंजाइम एक्टिविटी पहले 20 मिनट्स में हो रही थी, अब वो एंजाइम एक्टिविटी डिवाइड हो गई ओवर द पीरियड ऑफ 2 आवर. इसका मतलब है एट एनी पर्टिकुलर टाइम एंजाइम एक्टिविटी जो है वो कम हो गई, नहीं हो गई? भाई अगर 20 मिनट में एंजाइम एक्टिविटी पहले हो रही थी और कंपैटिटिव इनहिबिटर ने फिजिकली ऑक्यूपाई करने, अच्छा अब ये मैं क्यों कह रहा हूं डिले हो रही है, क्यों नहीं कह रहा ब्लॉक हो रही है कंप्लीटली, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि सारी की सारी एक्टिव साइट पे कंपैटिटिव इनहिबिटर लग जाए. कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो ज्यादातर एक्टिव साइट पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर लग जाएगा, और अगर थोड़ी बहुत एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट को जगह मिली तो वहां लग जाएगा. तो कुछ ना कुछ एंजाइम एक्टिविटी होती रहेगी, और आहिस्ता आहिस्ता जब ओरिजिनल सबस्ट्रेट जो है दोबारा से अटैच होगा ज्यादा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डिक्रीज होगी, तो फिर हम देखेंगे एंजाइम एक्टिविटी विल रीगेन टू दैट सेम लेवल. लेकिन फर्क क्या आया कि एंजाइम एक्टिविटी अगर या उतना ही प्रोडक्ट अगर दोबारा बन भी गया, मान लो कि सबस्ट्रेट के ये 4 मॉलिक्यूल मैंने बनाए, ये सबस्ट्रेट के 4 मॉलिक्यूल जब फेक सबस्ट्रेट हट गया, कंपैटिटिव इनहिबिटर हट गया और जाकर ये 4 मॉलिक्यूल अटैच हो गए, तो आपको प्रोडक्ट तो उतना ही मिलेगा. यस और नो? यस. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि प्रोडक्ट में कमी नहीं आएगी, प्रोडक्ट तो उतना ही मिलेगा. फर्क ये है कि वो प्रोडक्ट ज्यादा टाइम ड्यूरेशन में मिलेगा. इज दैट क्लियर? यस. सर एक्टिव साइट पे क्या फेक सबस्ट्रेट और जो ओरिजिनल सबस्ट्रेट है वो दोनों सेम टाइम पे जाके हो सकते हैं? जी बिल्कुल या बेटा, for एक्टिव साइट example, में लार्ज एरिया ना,
नहीं, बिल्कुल 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 सही सवाल पूछा। क्योंकि कंसंट्रेशन डिपेंडेंट एक्टिविटी है, तो जब कंसंट्रेशन ऑफ ओरिजिनल सबस्ट्रेट कम होगी और कंसंट्रेशन ऑफ कंपैटिटिव इनहिबिटर ज्यादा होगी, तो ज्यादातर एक्टिव साइट पर कंपैटिटिव इनहिबिटर लगेगा और थोड़ी बहुत एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट लग जाएगा। तो इसलिए एंजाइम एक्टिविटी जीरो नहीं होगी, स्लो हो जाएगी। समझ में आ रही? फिर आहिस्ता आहिस्ता जब कंसंट्रेशन फेक सबस्ट्रेट की डिक्रीज होगी, फेक सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी, और वो हटता जाएगा वहां से, तो फिर ओरिजिनल सबस्ट्रेट को दोबारा से मौका मिलेगा और वो जो पहले थोड़ा सा अटैच था अब और ज्यादा अटैच होगा और एंजाइम एक्टिविटी विल स्लोली जो है ना राइज करेगी। इज दैट क्लियर? ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बहुत केयरफुली वर्ड्स को चूज किया है ताकि मेरे बच्चे तुम्हें सही कॉन्सेप्ट चला जाए, क्योंकि बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। वो समझते हैं शायद एंजाइम एक्टिविटी जीरो हो गई, या वो समझते हैं शायद प्रोडक्ट कम हो गया। ना एंजाइम एक्टिविटी जीरो हुई है, ना प्रोडक्ट कम हुआ है। क्या समझे हो? द टाइम रिक्वायर्ड टू फॉर्म दैट प्रोडक्ट वो बढ़ गया। इज दैट क्लियर? फरजा, आयशा, निमरा, जी सर। जी सर। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं जो कि तुम्हें इंशाल्लाह अब समझ में भी आएगी। एक मिनट रुक जाओ, मुझे जरा इंस्पायर वालों को कॉल करनी है। तो बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कंपैटिटिव इनहिबिटर के तौर पर काम करती हैं, और उनमें से एक बहुत कॉमनली यूज मेडिसिन है ओमीप्राजोल। नाम सुना है ओमीप्राजोल का? राइजिक के नाम से अवेलेबल होती है मार्केट में। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो हेलो सर, ये क्या नाम है इस बच्ची का, जो AS A2 में दोनों में थी, जो गायब रहती है, क्या नाम है उस बच्ची का? हाँ, मारा। क्या है भाई मारा? फिर नहीं है, पिछली क्लास में भी नहीं थी, आज भी नहीं है। हाँ, पहले AS में तो थी ना ये। हाँ, फिर ये गायब हो रही है, क्या चक्कर है ये? ठीक, ओके। उनसे बोले भाई इस तरह से क्लासेस लेनी है तो फिर बेहतर है कि प्राइवेट ट्यूटर रख ले। ये तो इस तरह तो फिर वो कोई भी नहीं कर सकेंगे, ये तो पता नहीं क्या कर रही है। कॉलेज में भी उनकी ऑनलाइन क्लास हो रही है। अगर उनको ऑनलाइन क्लास से इशू है तो इंस्पायर में तो फिजिकली भी क्लास हो रही है, फिजिकली आ जाए। कॉलेज में तो उनकी ऑनलाइन हो रही है, वहां 50-50, 60-60 बच्चे में क्लास हो रही है। तो अगर वो कह रही है कि मैं कॉलेज की वजह से मिस कर रही हूँ यहाँ पर, तो वहां क्या समझ में आ रहा होगा जब उसे 6 बच्चों के अंदर मसला हो रहा है। ठीक है, जरा थोड़ा सा मेरी तरफ से या उनके फादर को कहें मेरा नंबर देके मुझसे कांटेक्ट कर ले, क्योंकि मैं तो उस बच्ची से बड़ा नाला हूं कि इस बच्ची ने क्या जीना हराम किया हुआ है हमारा। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह। अच्छा बेटा, राइजिक टैबलेट है, सुना है कभी? जब एसिडिटी होती है, कभी पहले मुझे बताओ, ये ओमिप्राजोल का नाम सुना है तुम लोगों ने, या राइजिक टैबलेट का नाम सुना है? नहीं सर। नहीं। तुम लोग दुनिया में आम कद्दू लेने आए हो? तुम लोगों को इतनी कॉमन, पैरासिटामोल, पैरासिटामोल के बाद सबसे कॉमनली यूज होने वाली मेडिसिन यही है, ओमिप्राजोल। ये जेनरिक है, ओमिप्राजोल या इसमोप्राजोल के नाम से। और अगर आपने नहीं सुना तो आप दुनिया में आम कद्दू लेने आए हैं, इसका मतलब है। इतने बड़े हो गए हो, मेडिसिन पढ़ रहे हो, बायोलॉजी के, सुन लो तुम लोग, अपनी कॉमन। एक अच्छा डॉक्टर एक अच्छा ऑब्जर्वर होता है। खानदान में, घर में देखा करो, किताब के कीड़े मत बन जाओ। बहरहाल, अब लिसन केयरफुली, मैं बताता हूँ ये मेडिसिन कहाँ इस्तेमाल होती है। बहुत सारी मेडिसिन ऐसी है जो कंपेटिटिव इनहिबिटर के तौर पर काम करती है। ये मेडिसिन एक एंटी एसिड है, यानी जब कभी किसी को वो, आप चलो अब बताओ मुझे, कभी ऐसा हुआ है बहुत सारा स्पाइसी फूड खा लिया हो, भारी खाना खा लिया हो, तो सीने में जलन हो रही है, एसिडिटी हो रही है? हुआ है कभी? हार्ट बर्न जिसको कहते हैं। जी, उसके लिए तो वो होती है अपना, जी से नाम होता है समथिंग। ग्रेविनेट। अच्छा, बहरहाल, तो एसिडिटी जब होती है गैविस्कॉन। तो क्या करते हो उसके लिए? विस्कॉन कह रही है वो। गैविस्कॉन मेडिसिन यूज करते हैं। वो गेविस्कॉन तो सिरप है ना, सिरप या टैबलेट? गेविस्कॉन सिरप या टैबलेट? सिरप है। सिरप, ओके। गेविस्कॉन का तो मैकेनिज्म बिल्कुल अलग है। खैर, अब मैं आपको बताता हूं कि होता क्या है। पहले समझिए कि राइजिक काम कैसे करती है, पहले उसके लिए नॉर्मल फंक्शन देखिए। अगर ये आपका स्टमक है, इसके अलग पैसे हो रहे हैं, ये क्लिनिकल एग्जांपल है फर्जा, इसके अलग पैसे हैं बेटा, जी ठीक है सर। ना? हाँ। तो मान लें ये आपका स्टमक है, क्या बना रहा हूं,
स्टमक। अच्छा जी, बस मान लीजिए स्टमक है। अब स्टमक में होता क्या है कि जब फूड आता है ना, फूड आया, मान लो ये फूड पार्टिकल्स आए, तो फूड है सबस्ट्रेट, फूड क्या है, सबस्ट्रेट है, और स्टमक के सेल्स होते हैं जिनमें एंजाइम होता है। ये फूड पार्टिकल्स उन एंजाइम से जाके बाइंड होते हैं और एज अ रिजल्ट HCl रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है आपको मालूम है ना? HCl। स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये मालूम है आपको? जी सर। जी सर। तो ये क्यों रिलीज हो रहा है? ताकि खाने को सॉफ्ट कर सके, पेप्सिन की एक्टिविटी को कंट्रोल कर सके, बला बला, बहुत सारे रीजन है। बहरहाल, अब जब एसिडिटी होती है, क्या मतलब है? आपने या तो इतना स्पाइसी खाना खा लिया है कि आपके स्टमक में बहुत ज्यादा एसिड हो गया, और इतना ज्यादा एसिड जो है आपके लिए नुकसानदायक, आपको जलन हो रही है। अब होता क्या है, होता यह है कि डॉक्टर आपको कहता है अगर आपको जलन हो रही है तो आप खाने से 10 मिनट पहले ये राइजिक टैबलेट ले लें। खाने से हमेशा पहले लेने को कहेगा, खाने से 10 मिनट पहले राइजिक टैबलेट ले लें। अब ये राइजिक टैबलेट क्या करती है? मान लो कि ये एंजाइम था जिससे फूड में बाइंड होना था ताकि HCl रिलीज हो, तो राइजिक क्या करती है? राइजिक इज अ कॉम्पेटिटिव इनहिबिटर। राइजिक क्या करती है? मान लो ये राइजिक, ये राइजिक जब आपने खाने से 10 मिनट पहले ले ली तो उस वक्त खाना तो है ही नहीं। जब खाना है नहीं तो इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज्यादा हो जाएगी? राइजिक की। यस और नो? जी सर। तो जितने भी एंजाइम अवेलेबल है बेटा उस वक्त, राइजिक क्या करती है? राइजिक जाकर उनकी एक्टिव साइट पर, बोलो बेटा, बाइंड हो जाती है। समझ में आ गई बात? अब आपने 10 मिनट के बाद खाना खाया तो राइजिक वहां पर बाइंड हुई हुई है, ठीक है ना? अब जब खाने के पार्टिकल्स वहां पहुंचेंगे तो जो मैंने ऊपर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया वो यहां अप्लाई हो जाएगा। क्या कि जब खाने के पार्टिकल पहुंचेंगे यहां पर तो वो क्या देखेंगे कि यहां तो उनके लिए अटैच होने के लिए जगह ही नहीं है। इज दैट क्लियर? यस सर। तो दे विल स्टार्ट वेटिंग फॉर देयर टर्न। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि राइजिक की जब हाफ लाइफ पूरी हो जाएगी और तो राइजिक ब्रेक डाउन होना शुरू होगी, और जब राइजिक ब्रेक डाउन होना शुरू होगी तो फिर फूड पार्टिकल्स को मौका मिलेगा अपने एंजाइम पर अटैच होने का, और आहिस्ता आहिस्ता HCl रिलीज होना शुरू होगा। तो आपने ओवरऑल इससे क्या बेनिफिट हासिल किया? बेनिफिट आपने ये हासिल किया कि ऐसे आप फूड डालते स्टमक में विदाउट राइजिक तो एकदम से एसिड रिलीज हो जाता, पहले ही एसिड ज्यादा था, मजीद एसिड रिलीज हो जाता तो आपकी हार्ट बर्निंग में और चेस्ट बर्निंग में और ज्यादा इजाफा हो जाता। लेकिन अब आपने क्या किया कि राइजिक की मदद से क्या किया, आपने जो अमाउंट ऑफ एसिड, क्योंकि देखो एसिड रिलीज होना तो जरूरी था खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, लेकिन वो अमाउंट ऑफ एसिड जो कि एक शॉर्ट टाइम में रिलीज होता और ज्यादा अमाउंट यानी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में एक शॉर्ट टाइम में रिलीज हो जाता, उसी कॉन्सेंट्रेशन को आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया। अब अमाउंट ऑफ एसिड तो उतना ही रिलीज होगा, लेकिन एट एनी पर्टिकुलर टाइम उसकी जो अमाउंट होगी वो कम होगी, और जब आपकी उस पर्टिकुलर टाइम पे अमाउंट कम होगी तो जो एसिडिटी है वो कम हो जाएगी। इज दैट क्लियर? यस सर। मैकेनिज्म को समझ में आया या नहीं आया? जी सर। अब मुझे बताओ ये मैकेनिज्म सुन के तुम्हें क्या लग रहा है, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है या इरिवर्सिबल प्रोसेस है? ये इनहिबिशन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल है ना भाई? भाई जब कॉन्सेंट्रेशन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की ज्यादा होती है तो हम देखते हैं कि इनहिबिटरी या इफेक्ट ज्यादा आ रहा होता है, और जब कॉन्सेंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की कम हो जाती है तो हम क्या देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ओरिजिनल सबस्ट्रेट वापस आ रहा होता है और एंजाइम एक्टिविटी वही अचीव हो जाती है। इज दैट क्लियर? यस। यस सर। अब इसको और बेहतर तरीके से तुम समझोगे ग्राफ में, जरा ग्राफ देखो, जरा ग्राफ देखना। मान लो कि इस ग्राफ में यहां पर है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, और यहां पर है एंजाइम एक्टिविटी। विदाउट, अभी पहले मैं नॉर्मल ग्राफ बना रहा हूं, मान लो कि नॉर्मल ग्राफ है ऐसे, मान लो ये नॉर्मल ग्राफ है विदाउट इनहिबिटर, ठीक है? अब इन प्रेजेंस ऑफ कंपेटिटिव इनहिबिटर हम क्या देखते हैं? लिसन, मैंने आपको शायद पहले ही बताया था कि ग्राफ में जो स्लोप होता है ना, स्लोप,
ये जो ग्रेडियंट है स्लोप, ये शो करता है रेट को, स्पीड को। तो इन प्रेजेंस ऑफ कंपेटिटिव इनहिबिटर जो स्पीड है वो बढ़ गई है, कम हो गई है? अब कम हो गई है। कम हो गई है। लेकिन हमने जो इफेक्ट समझा है उसमें आहिस्ता आहिस्ता वही स्पीड अचीव हो जाएगी या नहीं होगी? जी सर, हो हो जाएगी। जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए क्या, अब जरा देखिए ग्राफ में तो चेंज क्या आएगा। इन प्रेजेंस ऑफ कंपेटिटिव इनहिबिटर ग्राफ विल लुक लाइक दिस। और बेहतर बना लेते हैं जरा, कुछ ऐसा ग्राफ आसान लफ्जों में समझाने के लिए। क्या नजर आ रहा है तुम्हें इस ग्राफ में? जरा देखो, कंपेटिटिव इनहिबिटर की प्रेजेंस में तुम्हें नजर ही आ रहा है कि स्लोप बढ़ गया है कि कम हो गया है? स्लोप कहते हैं बेटा गहराई को, कम हो स्टीपनेस को। पहले ग्रीन लाइन का स्लोप ज्यादा था या ऑरेंज लाइन का स्लोप ज्यादा है? ग्रीन लाइन का ज्यादा है। ज्यादा था। तो स्लोप किसको डिटरमाइन करता है? रेट को। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो तुम्हें इस ग्राफ में ऑरेंज लाइन से क्या क्या पता चल रहा है? ऑरेंज लाइन से तुम्हें पता चल रहा है कि एंजाइम एक्टिविटी आहिस्ता आहिस्ता उसी लेवल पे चली गई है जिस लेवल पे पहले थी। यस और नो? जी सर। लेकिन तुम्हें साथ साथ ये भी नजर आ रहा है कि वो सेम लेवल ऑफ एंजाइम एक्टिविटी अचीव करने की जो स्पीड है वो कम हो गई है। स्लोप डिक्रीज हो गया ना भाई, स्लोप डिक्रीज हो गया। तो स्लोप डिक्रीज होने का मतलब क्या हो गया? स्लोप डिटरमाइन कर रहा है रेट को। तो जो तुमने ऊपर कॉन्सेप्ट समझा कि कंपैटिटिव इनहिबिटर क्या करता है, कंपैटिटिव इनहिबिटर एंजाइम एक्टिविटी को ब्लॉक नहीं कर देता, बल्कि कंपैटिटिव इनहिबिटर एंजाइम एक्टिविटी को स्लो कर देता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी कंसंट्रेशन कम होती है और फिर कंपटीशन में ओरिजिनल सबस्ट्रेट को दोबारा से चांस मिलता है, तो एंजाइम एक्टिविटी बढ़ते 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 अपने लेवल पर वापस चली जाती है। फर्क ये होता है कि जो काम पहले कम टाइम में हो रहा था वो काम ज्यादा टाइम लगाकर होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? कम। तो आपको ग्राफ में जो ग्रीन लाइन है वो नॉर्मल विदाउट इनहिबिशन है। तो नॉर्मल लाइन अगर इस तरह से है तो इन प्रेजेंस ऑफ कंपैटिटिव इनहिबिटर हम क्या देख रहे हैं कि उसने स्पीड को स्लो डाउन कर दिया है। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो क्या, कि अल्टीमेटली आप देखें कि एंजाइम एक्टिविटी आफ्टर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम उसी सेम लेवल पे चली गई है जिस लेवल पर पहले थी। इज दैट क्लियर? क्योंकि आपको मालूम है आहिस्ता आहिस्ता जब कंपेटिटिव इनहिबिटर हटेगा वहां से तो एंजाइम एक्टिविटी वापस रीगेन हो जाएगी। यस और नो? यस सर। बेटा इन ग्राफ्स में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, हर बात समझ में आ रही है। ये ग्राफ ऑरेंज लाइन में शो कर रहा है कि रेट डिक्रीज हो गया है और ये शो कर रहा है कि सेम एंजाइम एक्टिविटी विल बी अचीव बट इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इज दैट क्लियर? यस। आयशा, निमरा, जी सर। अब बात भाई आप कहाँ थे यार? अभी आए आप क्लास में? जी सर, वो अभी पता चला मुझे। क्यों? आज तो मैंने सुबह से डाला हुआ था, फिर अभी क्यों पता चला है? असल में वो फोन भाई के पास था तो मैंने और आज तो मैं आप लोगों के लिए माइलस्टोन में बैठा हूँ यार क्लास लेने के लिए, अल्लाह के बंदो, कि आपको तकलीफ ना हो डिफेंस आने की, और फिर आप गायब हैं। मैंने देखा ही नहीं ना, असल में फोन दोनों का है ना, तो इस वजह से भाई ने तो देखा होगा। बताया नहीं उसने। माशाल्लाह। तो भाई लड़कियों की ग्राफ समझ में आया तुम लोगों को? जी सर। बेटा इस ग्राफ पे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नाकाबिले बर्दाश्त है। दो मेजर कंक्लूजन में यहां लिख देता हूं। कंपेटिटिव इनहिबिटर पे ओवरऑल रेट विल डिक्रीज, enzyme will regain its maximum activity but in longer period of time. फिर inhibition is concentration dependent. कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है या नहीं है? जब जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो कंपटीशन जीतेगा। यस और नो? यस। दिस इज रिवर्सिबल मोड ऑफ इनहिबिशन।
ये हाइलाइट्स हैं कंपेटिटिव इनहिबिशन की, इसको नोट कर लो। उसके बाद नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन समझाता हूँ। ग्राफ ये याद रखना भी, ग्राफ ये दोबारा आएगा आगे, इसलिए ग्राफ भूल मत जाना, अभी दोबारा ये ग्राफ आएगा, इसलिए ध्यान में रखना। हाँ भाई कैसा हुआ बायोलॉजी? ये नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्या कह रहा हूँ? आसान तो ऐसे बोल दो कि 35 आ जाएंगे हैं? नहीं यार, डिस्टिंक्शन तो बताया मैंने, ए लेवल केमिस्ट्री में एक डिस्टिंक्शन आ रही है, ओ लेवल बायोलॉजी में भी आ जाएगी। और मैथ की कैसे तैयारी करेगी? हाँ, कैसा हुआ? पेपर तो आसान था, हुआ क्या था? ये हुआ है तो सच से बायो से बेहतर हुआ है या हल्का हुआ है? अच्छा, और हाँ फिर उससे भी आसान आया था, अप्लाई करना था। अच्छा, और केमिस्ट्री के पहली बार में क्या स्कोर आ रहा है तुम्हारा? जब किया था तो आखिरी स्कोर क्या था? 32 33 आ रहा है हर पेपर में। तुम्हें मैंने ऑर्गेनिक के पूरे लेक्चर्स भेजे थे, तुमने उसको भी नहीं भेजे और खुद भी नहीं देखे। तो तुमको मैंने किस लिए भेजे? तुमने खुद देखे हैं? खुद देखे तुमने? मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं कह रहा हूं मैं, अल्केन अल्कीन कह रहा हूं। तो लाजमी आएगा वो तो एमसीक्यू में भाई। तो उसकी प्रैक्टिस मैंने कराई है ना। जो मिथाइल अल्काइल अल्केनोएट जो नाम पड़ता है, उसमें जो अल्काइल वाला पार्ट है वो ओ पर अटैच होता है, और जो अल्केनोएट वाला पार्ट है वो कार्बन पर अटैच होता है। जैसे मिथाइल इथेनोएट है, तो मिथाइल इथेनोएट का मतलब क्या है कि जो मिथाइल है वो किस पे अटैच होगा? ओ पर। ऐसा क्या है, COO है ना, मिथाइल इथेनोएट। मिथाइल इथेनोएट में जो मिथाइल है वो ओ पर अटैच होगा, और एथेनोएट का मतलब कितने होते हैं? 2 कार्बन। तो एक कार्बन तो C का ही हो गया, COO होगा, और एक और कार्बन लगेगा CH3 COO CH3। उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसको क्यों नहीं दिया तुमने? अब इतना टाइम थोड़ी कि प्रैक्टिस करो, अब बस बार बार लेक्चर रिवाइज कर लो, नोट्स पढ़ लो, ये करने का टाइम है। अब प्रैक्टिस थोड़ी कर सकते हो, एक दिन में कितनी प्रैक्टिस करोगे? जो चीजें हैं वो पक्की हो, ताकि एग्जाम में ये ना हो यार ये था या ये था, ये वाली कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हाँ भाई, नोट कर लिया लड़कियों? अब बात भाई, Yes, sir. अब हेडिंग बनाओ नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन। ये सबसे बम्बार्ड पार्ट है चैप्टर का, एंजाइम का। ये ज्यादातर एंजाइम तो वही था, ओ लेवल वाला। ये वाला पार्ट नया होता है, तो यहाँ पर आके बच्चों की हवा टाइट हो जाती है, बोलते हैं यार ये तो हमसे हो ही नहीं रहा। मैं फिर कह रहा हूं कि भाई दिमाग लगा के पढ़ना है। अब नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन या इनहिबिटर क्या होता है बेटा? ये मान लो कि ये एंजाइम है, ठीक है, और ये उसका ओरिजिनल सबस्ट्रेट है। अब नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर जो होता है, इट इज नॉट लुक अलाइक ऑफ ओरिजिनल। कंपेटिटिव इनहिबिटर में क्या कहा था हमने कि कंपेटिटिव इनहिबिटर ओरिजिनल सबस्ट्रेट जैसा होता है, शेप में उससे मिलता जुलता होता है। यहां ऐसा कुछ भी नहीं। जो नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर है वो बदमाश है। ये नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर एक कैसा भी मॉलिक्यूल हो सकता है, और ये आता है और आकर क्या करता है? एलोस्टेरिक साइट से, एक्टिव साइट से नहीं। किससे? एलोस्टेरिक साइट। याद है शुरू में बताया था मैंने कि एंजाइम की एक एक्टिव साइट होती है और एक एलोस्टेरिक साइट होती है। भाई याद है? जी। तो ये क्या करता है? ये एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट से आके बाइंड हो जाते हैं, केमिकली बाइंड हो जाते हैं। अब एक्टिव साइट तो स्पेसिफिक होती है, लेकिन एलोस्टेरिक साइट जनरलाइज होती है।
तो ये नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर आता है और केमिकली एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट पर नए नए बॉन्ड बना लेता है। जब यहां पर वो एंजाइम में प्रोटीन होता है ना एंजाइम, जब वो यहां पर नए नए बॉन्ड बनाता है तो अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली होता यह है कि उन नए बॉन्ड बनने की वजह से एंजाइम का जो ओवरऑल शेप होता है वो ही खराब हो जाता है। एंजाइम का ओवरऑल, भाई एंजाइम का एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल, तो आप जानते हैं प्रोटीन के मॉलिक्यूल में शेप की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो हम क्या देखते हैं कि जब नए बॉन्ड बनते हैं तो नए बॉन्ड बनने की वजह से एंजाइम का जो शेप है वो ही मॉडिफाई हो जाता है। अब जब वो शेप मॉडिफाई हो गया तो क्या होगा, उससे नुकसान, नुकसान ही होगा। जब शेप ही मॉडिफाई हो गया तो जो ओरिजिनल सबस्ट्रेट आकर अटैच होना चाहता था, जब एंजाइम का शेप तब्दील हुआ तो एक्टिव साइट की भी शेप क्या हो गई, चेंज हो गई। समझ में आ रही बात? तो जो ओरिजिनल सबस्ट्रेट है अब वो भी एक्टिव साइट पर भरपूर तरीके से अटैच नहीं हो पाएगा और एंजाइम एक्टिविटी नीचे चली जाएगी। इज दैट क्लियर? तो सर यही सेम चीज तभी होती है जब हम हीट इंक्रीज करते हैं। बिल्कुल, जब हम हीट करते हैं तो वो भी तो डीनेचर कर देता है एंजाइम को। तो अब यूं कहना गलत नहीं होगा कि नॉन, सवाल पूछा था कि यही काम तो हीट से भी होता है। जी हाँ, बिल्कुल यही काम भी हीट से होता है, लेकिन हीट जो है उसका मैकेनिज्म अलग है। हीट क्या करती है, वो सिर्फ बॉन्ड ब्रेक करती है और एंजाइम की शेप चेंज हो जाती है। यहाँ पर क्या है, ये बाकायदा एक मॉलिक्यूल है जो एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट पर आकर बाइंड हुआ है, उसने कोई नए बॉन्ड बनाए हैं, पुराने बॉन्ड तोड़े हैं और उसकी वजह से एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या हो गया, चेंज हो गया। और अब क्या हुआ कि ओरिजिनल सबस्ट्रेट आ भी रहा है, भले वो कितनी भी कंसंट्रेशन में आ रहा हो, एक्टिव साइट जो कि मॉडिफाई हो जाएगी ओवरऑल जब एंजाइम की शेप चेंज होगी, तो अब सबस्ट्रेट जो है वो अटैच नहीं हो सकता, एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी पर अब जा ही नहीं सकेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। बेटा फर्क करना जरूरी है सारे मैकेनिज्म में। क्या कहा मैंने कि देखो, क्या ये वाली इनहिबिशन कंसंट्रेशन डिपेंडेंट लग रही है तुम्हें? नहीं सर। जैसे पहले क्या था, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो उसका इफेक्ट आ जाएगा, लेकिन इस वाली इनहिबिशन में मैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अगर बढ़ा भी लूं तो आबाद भाई कोई इफेक्ट आएगा एंजाइम एक्टिविटी पे? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक्टिव साइट ही मॉडिफाई हो गई है। तो जैसे हम पीछे देख रहे थे कि एंजाइम ग्रेजुअली अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी पे चला जाता है, यहां पर हम क्या देखेंगे कि एंजाइम, अगर चलो ग्राफ में समझते हैं पहले इस चीज को, यहां पर अगर हम ग्राफ क्रिएट करें, वही ग्राफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और एंजाइम एक्टिविटी, और विदाउट इनहिबिशन अगर मैं कहूं कि ग्राफ कुछ यूं था, ओहो, विदाउट इनहिबिशन अगर मैं कहता हूं ग्राफ कुछ यूं था, तो इन प्रेजेंस ऑफ नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर जो ग्राफ होगा वो कैसे चेंज होगा मेरे बच्चे? कुछ ऐसे, कुछ ऐसे चेंज हो जाएगा। रीजन क्या है? ये नो इनहिबिशन है और ये नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर की प्रेजेंस में, कि एंजाइम चूंकि मॉडिफाई हो जाएगा तो उसकी जो एक्टिविटी जो हो गई वो हो गई, वो बस वहीं पर, उससे ज्यादा एंजाइम एक्टिविटी अब आप अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि ये ना रिवर्सिबल मोड है, यानी इससे पहले कि एंजाइम की शेप मॉडिफाई होती, जो एक्टिविटी अचीव हो गई हो गई। अब अगर आप सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे भी तो एक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने की वजह से अपने लेवल ऑफ एक्टिविटी को अचीव कर पाएगा। जबकि हम ऊपर क्या देख रहे थे कि जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बिल्डअप हो रही थी तो वो सब जो एंजाइम एक्टिविटी थी वो अपनी ओरिजिनल मैक्सिमम कैपेसिटी की तरफ जा रही थी। यहां हम क्या देख रहे हैं कि नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर ने जब एंजाइम की शेप को मॉडिफाई कर दिया तो हम क्या देखेंगे कि एंजाइम की एक्टिविटी परमानेंटली नीचे आ जाएगी, वो उससे ज्यादा ऊपर अब जा ही नहीं सकता। इज दैट क्लियर?
Yes. Yes. तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन हुआ। जी, तो इसका मतलब क्या की पॉइंट बने कि ये इरिवर्सिबल इनहिबिशन हुई, ये इंडिपेंडेंट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन हुई, ये एलोस्टेरिक साइट के थ्रू हुई, यहां पर एंजाइम एक्टिविटी परमानेंटली डिक्रीज हो गई, और यहां पर एंजाइम विल नॉट रीगेन इट्स ऑप्टिमम एक्टिविटी। ठीक है भाई, क्लियर? जी। बच्चियों तुम लोगों को समझ में आ गया? जी सर। ए इसको नोट कर लो। अब नमाज खड़ी हो रही है यहाँ पर, तो नमाज कौन सी नमाज पढ़ा? अच्छा, असर की नमाज नहीं पढ़ी, असर की जमात हो रही है यहाँ पर। मैं बस नमाज पढ़ लूँ 5 मिनट में, फिर दोबारा इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मैं सेशन को कट डाउन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी स्टार्ट किया था। रिकॉर्डिंग को पॉज कर देते, इसको नोट कर दे, उसके बाद नमाज के बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। जी सर। अच्छा बेटा, ये 2 चीजें तो आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको कुछ और दिखाने लगा हूँ बेटा, जरा तवज्जो रखना। फिर से मैं आपके सामने एक ग्राफ बना रहा हूँ। आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, कौन सा रिवर्सिबल है कौन सा रिवर्सिबल है, सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो समझ में आ गए। अब एक ग्राफ में मैं आपको कुछ नया दिखाने वाला हूँ, एक नई चीज से इंट्रोड्यूस करने लगा हूँ। पहले वो देखें, वही ग्राफ है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है हमारे पास, और हमारे पास एंजाइम एक्टिविटी है। नॉर्मल ग्राफ कैसे बनता था हमारे पास, याद हो आपको? नॉर्मल ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसे बनता है, ठीक है ना? और ये मैंने आपको शुरू में भी बताया था, अगर आपको याद हो, कि ये वो पॉइंट है जहां पर एक्टिव साइट सैचुरेट हो रही है। सुनो, ये पॉइंट पढ़ा चुके हैं ना हम आपको, कि अगर आप उसको हाईलाइट करें, इस पॉइंट पर आने के बाद एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम है। यस और नो? यस। और इस पॉइंट का नाम दिया था मैंने, किसी को याद है? इस पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग? इस पॉइंट को हम कहते हैं वी मैक्स। भाई ये मैंने पहले भी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन वाले में पढ़ाया, याद नहीं है तुम लोगों को? और ये वी मैक्स कब अचीव होती है? जब एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो सैचुरेट से जो सबस्ट्रेट से कंप्लीटली क्या हो जाए? सैचुरेट। लड़कियों जवाब नहीं आ रहे आप लोगों के बेटा, ऐसी बात थी, पढ़ाया था ये नहीं? जी सर, पढ़ा जी रहे जी हैं। पढ़ा है। चलो, अब लिसन केयरफुली। अब मैं ग्राफिकली तुम्हें एक नई चीज से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जो बच्चों को पता ही नहीं होती इस लेवल पे आकर, अल्लाह के बंदे। अगर मैं ग्राफ में इस वी मैक्स का हाफ पॉइंट निकालूं, तो ऑलमोस्ट रफली वो यहां कहीं आएगा जहां पर वी मैक्स हाफ हो रही है। सुनो, जी तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ। यस। ये वी मैक्स का हाफ पॉइंट है। अब अगर यहां से मैं एक लाइन बनाऊं ग्राफ की तरफ, ये, और फिर यहां से इस लाइन को नीचे उतारूं, मैं एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर बनाऊं, तो कुछ ये बनेगा। बेटा ये जो पॉइंट आया ना, इस पॉइंट को हम कहते हैं के एम। जिसने पहले पढ़ा हुआ है वो जानता है, सुना हुआ है उसने। के एम स्टैंड्स फॉर माइकलीज मेंटेन्स कांस्टेंट। क्या है? माइकलीज मेंटेन्स कांस्टेंट। आप के एम भी बोल ले तब भी चलेगा। ये के एम क्या भला होता ये समझाऊं। पहले तो ये समझो के एम ड्रॉ कैसे हुई। तो भाई आप पहले वी मैक्स का पॉइंट निकालते हैं, वी मैक्स का हाफ करते हैं, और उस हाफ वाले पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पर। तो जहां पर वो परपेंडिकुलर टच करता है एक्स एक्सिस को, वो पॉइंट केम होता है। बेटा केम क्या है? केम इज अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंजाइम एफिशिएंसी। या यूं समझो, थोड़ा सा क्योंकि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है तो जरा समझना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। आप केएम से क्या, जब केएम का वर्ड आएगा तो आपके जहन में क्या आना चाहिए? केएम के वर्ड से आपके जहन में 2 बातें आनी चाहिए। नंबर 1, बल्कि एक ही बात, एंजाइम एफिशिएंसी विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ये मैं आपको अगर आपके लेवल पर सबसे आसान तरीके से बता दूं
आप कॉलेज में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा टीचर क्या जवाब देता है, वो ये फंस ही जाएगा बेचारा। जरा समझना क्या है केएम। आसान लफ्जों में केएम इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंजाइम एफिशिएंसी। एंजाइम, देखो एंजाइम एक्टिविटी वो है जो आपको नजर आ रही है, ज्यादा हो या कम। एफिशिएंसी का मतलब है उसकी एबिलिटी। मिसाल के तौर पर कंपेटिटिव इनहिबिशन की जब आप बात करें तो कंपेटिटिव इनहिबिशन में एंजाइम की एफिशिएंसी डिक्रीज हो गई। एंजाइम की एफिशिएंसी डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ कि भाई जब उसकी एक्टिव साइट ब्लॉक हुई हुई थी तो एंजाइम एफिशिएंटली काम ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब आप नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन में जाते हैं तो वहां एंजाइम का अपना कोई मसला नहीं था, एंजाइम की एक्टिव साइट पे तो कोई मसला नहीं था। वो तो नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर आया और नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर ने आकर पूरे के पूरे एंजाइम को ही मॉडिफाई कर दिया और एक्टिव साइट भी मॉडिफाई हो गई। तो बजाते खुद एंजाइम का मसला नहीं था विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट, एंजाइम भी रेडी था सबस्ट्रेट को रिसीव करने के लिए, सबस्ट्रेट भी आ रहा था। जबकि कंपेटिटिव इनहिबिशन में जब आप बात करते हैं तो एंजाइम वाज रेडी, लेकिन चूंकि एंजाइम की एक्टिव साइट, देखो एफिशिएंसी का जो मेजर है ना वो एक्टिव साइट से होता है। कंपेटिटिव इनहिबिशन में एक्टिव साइट वाज ब्लॉक्ड, तो इस वजह से हम कहते हैं कि एंजाइम की जो एफिशिएंसी विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट थी वो कम हो जाएगी। लेकिन जो नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन है, नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन में एंजाइम की एक्टिव साइट में तो कोई मसला नहीं था। मसला कहां से पैदा हुआ, बुनियाद क्या थी मसले की, वो थी एलोस्टेरिक साइट से शेप का मॉडिफिकेशन। तो एंजाइम एफिशिएंसी विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट और केएम ये इनवर्सली रिलेशन में होते हैं। केएम एक मैथमेटिकल वैल्यू है, लेकिन इनका जो रिलेशन है वो क्या है, इनवर्स रिलेशन। यानी केएम बेसिकली एंजाइम की एफिशिएंसी विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट को रिफ्लेक्ट करता है। इसको और आसान करता हूं मैं, इसको और आसान करता हूं। पहले अगर आप इस नॉर्मल जो ग्राफ है ये समझ गए ना, अब आपको मालूम है कंपेटिटिव इनहिबिशन में ग्राफ कैसा बनता है। अभी मैं इस कॉन्सेप्ट को और आसान कर देता हूं। कंपेटिटिव इनहिबिशन में ग्राफ कैसा बनता है, कुछ ऐसे बनता है, ये सुनो। यस सर। कंपेटिटिव इनहिबिशन में कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, बल्कि और थोड़ा बेहतर बना लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस वक्त हम सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। ओहो, खूबसूरती नहीं आ रही ग्राफ में, रुक जाओ। ये गुजारा है, कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाता है। अब जरा आप देखें, जब ये ग्राफ वहीं तक पहुंच रहा है तो वी मैक्स वही वाली अचीव करेगा या नहीं करेगा। भाई अगर मैं इसकी मैक्सिमम एक्टिविटी का पॉइंट निकालूं तो आबाद भाई वही पॉइंट निकलेगा जो विदाउट इनहिबिशन निकला है। नहीं वही तो नहीं निकलेगा, अलग हो जाएगा। कैसे नहीं, अलग कैसे होगा भाई, क्या बातें कर रहे हो। मैक्सिमम एक्टिविटी सही आपको में। इस पॉइंट पर अचीव हुई है, यहां से जब आप लाइन बनाएंगे तो ये इसी पॉइंट पे तो आके हिट करेगी जहां वी मैक्स बनाया मैंने। कैसे अलग जी होगा जी बताएं, तो भाई जाग के क्लास लो। जी। वही पॉइंट होगा, जब वही पॉइंट होगा तो हाफ वी मैक्स भी वही पॉइंट बनेगा जो पहले वाले में बना है। यस और नो। यस। लेकिन जब हाफ वी मैक्स से आप केम बनाने के लिए लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो लाइन इस ग्राफ तक आएगी, और जब यहां से लाइन नीचे उतरेगी, जब यहां से लाइन नीचे उतरेगी तो परपेंडिकुलर कहां टच होगा, टुवर्ड्स राइट। क्या ख्याल है, यहां कहीं पर टच होगा, यस और नो। बच्चों बात समझ में आ रही है, यस परपेंडिकुलर का जी पॉइंट यहां कहीं पर टच होगा। जी। तो आप देखें क्या दिखाना चाह रहा हूं, जो समझाना चाह रहा हूं। अगर आप ओ लेवल एएस में इतना ही समझ लें तो बड़ी बात है। क्या कि इन प्रेजेंस ऑफ कंपेटिटिव इनहिबिशन एंजाइम एक्टिविटी में जो वीमैक्स वैल्यू है वो अनचेंज रहती है, लेकिन केएम वैल्यू बढ़ जाती है। केएम वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। और केएम और एंजाइम एफिशिएंसी का रिलेशन कैसा है, इनवर्स। तो अगर केएम ज्यादा हो गई है इसका मतलब है एंजाइम एफिशिएंसी टुवर्ड्स सबस्ट्रेट क्या हो गई, कम। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई। बेटा रेट इंक्रीज हुआ है ना पहले। रेट डिक्रीज हो गया ना बेटा,
रेट डिक्रीज हुआ है ना, ऑरेंज वाली जो लाइन बनाई है उसमें रेट डिक्रीज हो गई। रेट डिक्रीज हुआ है ना, स्लोप कम हो गया है। रेट का पता कैसे चलता है? स्लोप से। जो ग्रीन लाइन है वो ज्यादा स्टीप है और जो ऑरेंज लाइन है उसका स्लोप कम है। रेट डिक्रीज हुआ है ना, अभी तो पूरा ऊपर समझा कर आया हूं भाई। जो जी जी। यहां पर जो पॉइंट हाईलाइट करना है वो क्या है? पॉइंट हाईलाइट करने वाला कि एंजाइम एक्टिविटी का जो ग्राफ है हमारे पास सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के साथ, उसमें समझना ये है कि कंपेटिटिव इनहिबिशन और नो इनहिबिशन में वी मैक्स सेम होती है, क्योंकि मैं पहले भी समझा कर आया हूं कि एंजाइम अल्टीमेटली रिवर्सिबल इनहिबिशन होने की वजह से अपना जो मैक्सिमम एक्टिविटी का लेवल है वो अचीव कर लेता है, बट इन मोर टाइम। लेकिन क्योंकि उसमें एंजाइम ने उस चीज को लेस टाइम मोर टाइम में अचीव किया, तो हम कहते हैं एंजाइम की जो एफिशिएंसी है वो कम हो गई, और इसका इनवर्स रिप्रेजेंटेटिव कौन है? केएम। तो आप यूं समझेंगे कि वी मैक्स तो सेम रहती है लेकिन केएम चेंज हो जाती है। इज दैट क्लियर? यस सर। जी आयशा कामरान, फरजा मोहानी, सर निमरा जी नौशाद। सर, आप नीचे Yes. कहीं। कर रहा हूँ बेटा, कर रहा हूँ, सबर करो। ये बड़ी टेक्निकल डिस्कशन है, इसलिए मैं खुद भी थोड़ा सा आपको जो है ना वो संभल संभल के बोल रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता से बोल रहा हूँ, और कुछ बातें आपके लिए आसान कर दूं कि वो आपको याद ही रखनी है, और इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी तो आगे बड़ी आसानी होगी। आपको बस क्या याद होना चाहिए? वी मैक्स सेम होती है, केएम डिफरेंट होती है। अब जब बनाने का तरीका मैंने बता दिया, जब बनाओगे ग्राफ तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि केएम ज्यादा होती है। केएम ज्यादा है कम है? ज्यादा है। ज्यादा है। और केएम ज्यादा होना एंजाइम एफिशिएंसी से इनवर्सली रिलेट करता है, तो एंजाइम एफिशिएंसी कम हो गई। इस ग्राफ को ड्रॉ करो पहले, फिर अगला ग्राफ बनाता हूं। Km stands for Michaelis Menton's constant. इससे हमें क्या पता चलता है? ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेटिव है एंजाइम एफिशिएंसी के इनवर्स रिलेशन का। Km की जो वैल्यू, हाँ जी, एंजाइम एफिशिएंसी के इनवर्स रिलेशन के किसके साथ? सब्सट्रेट के साथ। जी, एंजाइम की जो एफिशिएंसी है टुवर्ड द सबस्ट्रेट, उसको Km की वैल्यू रिफ्लेक्ट करती है। ये पहले नहीं पढ़ा था तुमने? अब नहीं पढ़ा था, असल में ये थोड़ा टेक्निकल है ना बहुत ज्यादा, इसकी वजह से। तो पहले ये टेक्निकल बातें अच्छे समझी थी या जाने दिया था, बोले छोड़ दूंगा इसको? नहीं असल में प्रोफेशनल टीचर से नहीं पढ़ी थी ना। अच्छा जल्दी करो, अभी प्रोफेशनल भी अभी कड़वी कड़वी बातें तो अभी शुरू हो रही है। ग्राफ कर छेड़ लिया मैंने। ग्राफ छेड़ दिए तो पूरे कर दूं ना जरा। हो गया बेटा? हो गया सर। बेटा खुदा के बंदों, में बार बार कह रहा हूँ, आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, इसमें कंसेप्ट आपको रॉक सॉलिड होना चाहिए, फ्लुएंट होना चाहिए। ये नहीं हो कि आप अपने आप में ही कंफ्यूज हो रहे हैं। अगला ग्राफ देखिए। वही ग्राफ है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और एंजाइम एक्टिविटी का। जो नॉर्मल ग्राफ है वो कैसा बन रहा है हमारे पास? नॉर्मल ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। और इन प्रेजेंस ऑफ नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर ग्राफ कैसा बनता था? कुछ ऐसा बनता है, यस और नो? यस। अच्छा एक मिनट रुक जाओ जरा, मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा ही स्पेस ले ली। ये आ जाए नॉर्मल ग्राफ, और इसका वीमैक्स का निकलेगा। ये वीमैक्स का पॉइंट हो गया, यस और नो? ये हाफ वीमैक्स हो गया, यस और नो? बोलते जाओ भाई। यस। केएम बनाना समझ में आ गया ना कैसे बनाते हैं? जी जी। और पॉइंट ऑफ केएम क्या होगा? ये वाला पॉइंट, यस और नो? यस। Yes, sir. ये नॉर्मल विदाउट इनहिबिशन का ग्राफ, नो इनहिबिशन। अब मान लेते हैं कि जो नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर हमने डाला,
तो उसका ग्राफ कुछ यूं बना। जैसे ही बनता था ग्राफ। जी अच्छा, अब इसकी वीमैक्स वही है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। भाई वीमैक्स जो मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी है वो उतनी तो नहीं रही ना, चेंज हो गई है। सुनो, यस लड़कियों आवाज क्यों नहीं आ रही तुम लोगों की? जो ओवरऑल मैक्सिमम एक्टिविटी लेवल है वो चेंज हो गया है बच्चों या नहीं? जी बिल्कुल चेंज हो गए। लड़कियों की आवाज सुनना चाह रहा हूँ, लड़कियां खामोश बैठी हुई हैं। सर आप लड़कों की सुने ना। भाई सबको साथ लेके चलना है ना अल्लाह के बंदो, जो पहली दफा पढ़ रहे हैं उनके बारे में तो ज्यादा शक व शुबा है ना हमें। अबे ढीठ कौम बोलो ना, तुम्हारी वजह से रुका, मैं बोल ही नहीं रहे हो। जी। तो ये इसका नया वीमैक्स आ गया। तो पहला डिफरेंस तुम्हें नजर क्या आना चाहिए आयशा, फरजा, अबाद, नरमीन, सॉरी निमरा, के वहां पर वीमैक्स सेम होता था, यहां पर वीमैक्स डिफरेंट है, यस और नो? Yes. और हाफ वीमैक्स का पॉइंट इसके लिहाज से बनाओगे तो वो यहां कहीं बनेगा, यस और नो? Yes. और जब यहां से तुम लाइन जोड़ोगे, अच्छा यहां पर एक मिनट, ये टेक्निकल गलती है, मैं जरा सुधार दूं कि मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूं, तो इसलिए थोड़ा सा इसको मैं टेक्निकली रेक्टिफाई कर दूं जरा। बनाने के बाद बताता हूं कि आपको कैसे बनाना होगा। जब यहां से आप ये मिलाएंगे, कहां चला गया अभी, कहां चले गए? भाई ओहो, हाँ जी, जब मैं यहां से मिलाऊंगा इसको, तवज्जो रखनी है बेटा, तो ये लाइन यहां आके मिलेगी और इसका केएम भी वहीं उतरेगा जहां पर पहले वाले का केएम था, यस और नो? जी सर। बेटा इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप यूं याद रखें कि कंपैटिटिव इनहिबिटर और नो इनहिबिशन में वी मैक्स सेम होता है, केएम डिफरेंट होता है, और नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर और नो इनहिबिशन में वी मैक्स डिफरेंट होता है लेकिन केएम सेम होता है। और केएम क्यों सेम होता है बात भाई? इसलिए क्योंकि नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर में जो एंजाइम की एक्टिव साइट की एफिशिएंसी थी टुवर्ड सबस्ट्रेट, उसमें तो कोई फर्क नहीं आता, वो तो एंजाइम की पूरी शेप चेंज होने की वजह से एंजाइम काम नहीं कर पा रहा है। इसलिए एंजाइम की जो एफिशिएंसी विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट है ये उतनी ही थी जितनी कि विदाउट इनहिबिशन थी। जो कॉज है एंजाइम एक्टिविटी नीचे आने की वो डिफरेंट है, इसीलिए हमें केएम वैल्यू सेम ही मिलती है। और अगर ड्रॉ करने के लिए आ गया, स्केच करने के लिए आ गया, तो आपको ऐसे ही स्केच करना है कि हाँ जो केएम है दोनों का सेम पॉइंट पर आए। याद रखने का तरीका बहुत सिंपल है। क्या जो बॉटम लाइन है वो क्या है कि कॉम्पेटिटिव इनहिबिटर वाले केस में वी मैक्स जो है वो सेम होती है और केएम डिफरेंट होती है। ये सबसे आसान तरीका है याद रखने का। नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर की केस में वी मैक्स डिफरेंट होती है और केएम सेम होती है। ये बात याद रखेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। समझ में आई? बाकी ड्रॉ करके तो मैंने आपको दिखा दिया। इज दैट क्लियर?
Yes. sir. अब लिसन केयरफुली, यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई है भाई। आप केमिस्ट्री क्लास लेने के लिए तुम लोग यहाँ आ रहे हो क्या? भाई कहाँ है तुम्हारा? बात जी आप केमिस्ट्री क्लास लेने आ रहे हैं या नहीं? सर मुश्किल है क्योंकि वो गाड़ी एक मैकेनिक के पास गई हुई है, दूसरी मैकेनिक के पास गाड़ी लेने गई हुई है। माशाल्लाह। और भाई कहाँ है तुम्हारा? भाई अरे वो पढ़ा रहा है शायद शाम से पहले। वाह वाह, चले तो मैं इसको कंप्लीट ही कर देता हूँ भाई। यहाँ तक बात समझ में आ गई? केएम वैल्यू सेम का मतलब क्या है? केएम वैल्यू का सेम का मतलब है कि जो एंजाइम एफिशिएंसी थी नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन में, यानी एक्टिव साइट का जो एफिशिएंसी थी टुवर्ड सबस्ट्रेट, वो अनचेंज रही। क्योंकि एंजाइम की पूरी पीछे से शेप ही तब्दील हो गई, इसलिए एंजाइम एक्टिविटी नीचे आ गई। जबकि कंपेटिटिव इनहिबिशन में हमने क्या देखा कि एक्टिव साइट में ही जो है वो ब्लॉकेज थी, इसकी वजह से सबस्ट्रेट की तरफ एफिशिएंसी कम हो गई। तो इसका मतलब है केएम वैल्यू का एक्टिव साइट से ताल्लुक है, एंजाइम से नहीं। जी बिल्कुल। एंजाइम एफिशिएंसी मैंने शुरू में कहा कि इट इज बेसिकली सबस्ट्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्टिव साइट विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट। ठीक है।